क्वेश्चन इसमें का था इन एन एपी इफ द पीरियड टर्म इज 1/q ना, मतलब पीपी की वैल्यू दी गई है 1/q। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 9.2 का ये, एंड क्यूअर टर्म इज 1/p एंड पीक्यू की वैल्यू दी गई है 1/p। दिस इज गिवन है ना। आगे बोल रहा प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पीक्यू टर्म मतलब एस पीक्यू इज इक्वल टू 1/2 पीक्यू प्लस 1। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी होगी। जिस ए और डी की वैल्यू है इस दोनों इक्वेशन से मिलेगी। टीपी की वैल्यू है 1/q, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q। दूसरा है क्यू टर्म ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू है 1/p। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा डी कॉमन आया, यहाँ से आया p माइनस 1 और माइनस में q माइनस 1, तो ब्रैकेट ओपन होगा -q प्लस 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ आपको मिलेगा 1/q माइनस 1/p। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हुआ, d इंटू p माइनस q इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए p माइनस q अपॉन पी क्यू, तो यहाँ से p माइनस q कैंसिल और d की वैल्यू आ गई 1/p क्यू। कितना समझ में आया सचिन? यस सर। d की वैल्यू हम लोग कहीं पे रख देते हैं। ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन में रखते हैं या फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। चलो a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/p इज इक्वल टू 1/q। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/q माइनस माइनस कितना जाएगा p माइनस 1/pq। यहाँ से हम लोग अगर 1/q कॉमन ले लें तो यहाँ देखिए क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा 1 माइनस p माइनस 1/p, फिर 1/q एलसीएम लो है तो आ गया p, यहाँ हो गया p माइनस p और प्लस 1 ब्रैकेट में अंदर जाएगा, p से p कैंसिल हो गया, कितना आ गया, यहाँ भी आ गया 1/pq। बात समझ में आई इसकी भी, एक ही वैल्यू 1/pq आ गई। ठीक है, यस सर। अब निकालते हैं फाइनली हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। सपॉन पी क्यू करते हैं, सपॉन पी क्यू फॉर्मूला क्या होगा एस पी क्यू का, एस पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू बाई 2 टाइम्स ए की वैल्यू कितनी है 1/pq, तो 2a मतलब 2 इंटू 1/pq प्लस एन माइनस 1 मीन्स पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पे डी कितना है 1/pq। ठीक है, इसको लिखोगे पी क्यू बाई 2 और इंटू, देखो यहाँ भी 1/pq, यहाँ भी 1/pq, ये पूरा जगह 1/pq कॉमन, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस और पी क्यू माइनस 1। क्लियर हो रही बात? यहाँ यस से सर। पी क्यू कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या 1/2 और पी क्यू प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस 1, और ये हमें प्रूव करना था। आगे समझ में? यस सर। तो ये आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, इस कैलकुलेशन बेस्ड ही था। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जो अगली एक्सरसाइज का पार्ट है, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आगे ही बढ़ना बनता है ना। हम लोग कल जीपी के बारे में जनरल टर्म पढ़ लिए थे और उसका सम का फॉर्मूला भी पढ़ लिए थे, याद है सर इतना सबको? हाँ बताओ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, सर 9.2 का सर हाँ 7th वाला बता दीजिए। क्वेश्चन 9.2 का 7, ठीक है, एक और बताए थे कल भी तुम्हारे कुछ क्वेश्चन थे, अगर उसमें कुछ नहीं आए हो तो रिपीट कर सकते हो। तो ये 9.2 का पहले 7 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी whose care term is 5k plus 1, है ना, जिसमें हमें tk दिया गया है 5k सर इसके plus बाद 1 11th भी बता दीजिए। और sn निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7 ऑफ 9.2। ठीक, अगर हमें tk पता है तो हम t1 भी निकाल सकते हैं, k की प्लेस पर 1 रख के, तो 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। T2 भी निकाल सकते हैं, तो 5 इंटू 2
+1 11, यहाँ से हमें T1 की वैल्यू हो गई a, है ना, और D की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 11 - 6 दैट इज इक्वल टू 5। हमें मिल गया a और d। Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, 2 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ हो गया n/2 और 6 2 12 प्लस 5n-5, ये कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया 7, तो 5n-7 इंटू n अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू Sn। समझ गए? यस सर। सर 11th वाला बता दी। चलिए 11 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साउंड द फर्स्ट PQR टर्म्स। ये तो कल बेटा बताए थे हम, कल ही ये क्वेश्चन मैंने बताया है कैसे करना है। रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना एक बार, समझ में आ जाएगा। और कुछ पूछना है? 15 वाला सर। 15 वाला भी कल ही बताया है। कल क्लास में तुम नहीं थे क्या? हाँ कल अर्शिता ने पूछा है और बताया है हमें। थे सर, तो कल मैं लेक्चर लेट ज्वाइन हुआ। हाँ, तो फिर एक बार रिकॉर्डेड वीडियो भी इसलिए पड़ती है कि अगर क्लास छूट जाए तो आप लोग कर लो दोबारा देख करके, इसलिए तो डालते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल अर्शिता बताया था ये ना, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n माइनस Yes, sir. Yes, प्लस b sir. टू द पावर n माइनस इज इक्वल टू a प्लस b/2। ये क्वेश्चन बता चुके हैं कल, ठीक है। एक बार आप वीडियो देखिएगा समझ में आ यस जाएगा, तो मेहनत करो क्यों बार बार हमारा ही। यस। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए, तो हम लोग कल जीपी पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन, और जीपी में हमने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बता दिया था, जो होता है क्या, इसका an या tn कह लो, तो होता है a r टू द पावर n-1। हम लोगों ने Sn निकाला था। Sn के ऊपर दो फॉर्मूले थे यहाँ पर, एक a 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, और दूसरा था a r टू द पावर n-1 अपॉन 1 - r। देखा जाए तो बेसिकली दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस सर नहीं है, ये लेकिन सब आप नहीं बताए थे कल? अरे कल जीपी नहीं बताया हमने? नो सर, कुछ नहीं बताए थे, स्टार्ट नहीं No, हुआ sir. था कल कुछ। जीपी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। नो सर। चलो ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक, फिर हम ही कंफ्यूज हो गए। तो फिर जीपी स्टार्ट कर देते हैं। जीपी क्या होता है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबको दिख रही स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. अब जिस तरह से हम लोगों ने एपी में पढ़ा कि कुछ टर्म ऐड होते हुए बढ़ रहे थे, उसी तरह हमारे जीपी में क्या होता है कि जीपी जो होती है वो कुछ टर्म उसमें मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसको आपको थोड़ा समझना होगा कि बस मल्टीप्लाई होते हुए बढ़ते हैं, तो इतना सही डिफरेंस जीपी एपी में है। क्या मल्टीप्लाई कैसे होता है इसमें? जैसे अगर हम लोगों ने ले लिया एक नंबर स्टार्ट लिया 2, और उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ आप, जैसे आप किसी के पास मान 2 से हम मान लीजिए 2 में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 4, फिर 4 से अगले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हर अगला टर्म क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 2 है कि नहीं? दिख रहा है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. जिस तरह से हम लोग एपी में पढ़ते आ रहे थे कि T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये चीज हम लोग को प्रूव करना होता था, मतलब सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होता है एपी में, तो हम लोग उस चीज को प्रूव कर पाते थे कि जो हमारी सीरीज है वो एपी में है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2, ये चीज हमारे पास यहाँ पे होगी। इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस सेम आता था, यहाँ पे रेशियो सेम आएगा दो सक्सेसिव टर्म के बीच का। और अगर रेशियो सेम है तो हर जगह हम जो भी रेशियो हमारे पास आ रहा है हर सक्सेसिव टर्म का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर। तो यहाँ से फॉर्मूला वो निकाल लेते हैं कॉमन रेशियो का,
जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस होता था, वहां पे कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो का डिफरेंस क्या होगा, an अपॉन an-1। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? आप चेक कर सकते हो, सर चेक कर सकते हो, 4 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, 16 को भी 8 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस इट विल रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज, हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब कोई फिक्स वैल्यू होती सर यहाँ है। पर T2 पर T1 होगा ना? हाँ T1 यहाँ पे T1 है, और इस R को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्लियर हो रही बात? Yes, 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 sir. sir. सबको समझ में आ रही बात ये? yes, sir. Yes, sir. तो अब कॉमन रेशियो हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब हम लोग जनरल टर्म ऑफ जीपी की बात करते हैं। जैसे जनरल टर्म लोग एपी निकाला था, वैसे जनरल टर्म ऑफ जीपी, वहां पे क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखते हैं क्या होता सर R इक्वल टू AN माइनस, सर है, ये कैसे अपॉन आया? an R माइनस इक्वल टू AN अपॉन AN माइनस। अरे देख रहे हो बेटा, यहाँ पे T2 में से T1 का हर बार एक पीछे वाला टर्म का ही तो रेशियो ले रहे हैं। अगर यहाँ पे NS रखा तो n-1 रखेंगे, उससे जस्ट पहले वाला। समझ यस गई? सर। अब हम लोग यहाँ पे Yes, क्या sir. करेंगे, सीरीज हमारी कैसे बनेगी, अगर हमारे पास फर्स्ट हमने ए ले लिया और अगला टर्म कॉमन रेशियो हमारा आर है, तो हर अगले टर्म में आर से ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसी तो सीरीज बढ़ेगी हमारी। तो ये हमारे पास क्या है, ये T1 है, ये क्या है T2 है, ये क्या है T3 है, ये क्या है T4 है, ये क्या है T5 है। इसी सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ नंबर के टर्म पे पावर 4 है, पावर हमेशा एक कम है। अगर इसी सीक्वेंस के साथ हम लोग इसका Tn निकालें तो हम लोग कह सकते हैं ना AR टू द पावर n-1 होगा। बोलो, बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने बोला ना, फर्स्ट टर्म में देखो हम लोग ए लिए, सेकंड टर्म में आर से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर बना, थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर बना, फोर्थ टर्म में ए आर क्यूब बना, हर बार आर बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी पोजीशन का टर्म निकाल रहे हैं, आर की पावर उससे जस्ट 1 कम है। देखो फिफ्थ टर्म में हम लोग क्या कहें, आर की पावर 4 आ गया। इसी तरह से अगर हम nth टर्म की वैल्यू निकालना है तो आर की पावर 1 कम होगी, ए आर टू द पावर n-1। समझ रहे हो बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये जो nth टर्म है, जनरल टर्म ऑफ जीपी, या nth टर्म ऑफ अ फाइनाइट जीपी, इसे फाइनाइट जीपी बोलेंगे। फाइनाइट जीपी मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फिक्स है, काउंटेबल है। इनफाइनाइट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अगर कभी चर्चा आई तो। अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में देखें, तो इसे हम लोग फाइनाइट जीपी बोलेंगे। क्लियर हुई बात? Yes, sir. ठीक है, सब लोग बोलो भाई एक बार, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई, तब आगे बढ़े हम। Yes, यस sir. सर। Yes, Yes, sir. sir. चलिए Yes, sir. आगे हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने एपी में बात की थी, 3 टर्म सपोज करने थे, तो क्या सपोज किया था, ए माइनस डी ए प्लस डी, 4 टर्म ए माइनस 2 डी ए माइनस 3 डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3 डी, 5 टर्म में ए माइनस 2 डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी। याद आया? तो अगर यस इसी सर। तरह से अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हुए 3 4 5, तो हमारे पास टर्म कौन कौन से होंगे? हम लोग टर्म इसमें भी ऐसा सपोज करेंगे कि एडिशन या मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है वो हमारा जो कॉमन रेशियो है, जैसे वहां पे हमारा एडिशन करने पर क्या हो रहा था, एडिशन करने पर क्या हो रहा था कि डिफरेंस कैंसिल हो रहा था। यहाँ भी टर्म ऐसे चूज करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा कॉमन रेशियो कैंसिल हो। हम लोग टर्म कैसे लेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब तीनों टर्म के बीच का कॉमन रेशियो क्या रखेंगे, आर रखेंगे। जब 4 टर्म लेंगे तो हम लोग फिर वही काम करेंगे कि ए माइनस आर स्क्वायर रख लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस आर स्क्वायर कैसे लेंगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, है ना, और फिर ए आर
और ए आर क्यूब। 5 टर्म रखेंगे तो क्या रखेंगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। यहाँ पे फिर से डिफरेंस आर होगा, सॉरी रेशियो आर होगा। क्लियर हुई बात? अब इसमें इसका आप लॉजिक जानते ही हो कि क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमेशा प्रोडक्ट दिया रहेगा, और जब प्रोडक्ट दिया रहेगा तो उस कंडीशन के हम लोग रखेंगे। तो एलएचएस में जब भी हम ए आर और ए आर स्क्वायर और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कॉमन रेशियो आर की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, और हमारा जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट होकर ए के फॉर्म में आ जाएगा, जहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाती है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम लोग इस तरह से टर्म सपोज करते हैं। क्लियर हुई बात? Yes, sir. सेकंड वाले में सर कॉमन रेशियो आर स्क्वायर कैसे हुआ? बेटा टर्म ही ऐसे सपोज करते हैं जैसे वहां पे 2D सपोज करते थे ना, कॉमन डिफरेंस हम लोग, ताकि डी कैंसिल हो जाए। इस तरह भी 4 टर्म सपोज करेंगे तो हम लोग ऐसा रखते हैं ताकि मल्टीप्लाई करें तो आर कैंसिल हो जाए। तो हमेशा जब इवन नंबर ऑफ टर्म सपोज करोगे तो हमेशा कॉमन रेशियो को आर स्क्वायर लेके चलोगे। और इसमें अगर 6 टर्म सपोज करने हुए हैं तो एक पीछे लगाओ एक आगे लगाओ, ए अपॉन आर टू द पावर 5 और ए आर 5, तो 6 टर्म बन जाएंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। अच्छा चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर से सम ऑफ द टर्म ऑफ जीपी। देखिए इतनी चीजें पढ़ ली हैं हम लोगों ने, और उम्मीद ये है कि सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना तो आपको समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो अभी तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी कहीं पे? नो सर। No, तो sir. अगर हमें No, sir. हम को एसन से डिनोट कर रहे हैं, एसन से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या निकालना होगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू कहाँ तक, एन नंबर तक का, मतलब ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यही तो निकालना है हमको। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। यस सर। और ये काम और करते हैं कि बोथ साइड हम आर से मल्टीप्लाई करके एक और इक्वेशन बना लेते हैं। तो आर इंटू एस एन में हो जाएगा क्या, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर 4 डॉट 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 डॉट। आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर एन। क्लियर है बात? इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यस सर। अभी तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी यहाँ से। अब अगर हम लोग इक्वेशन 2 No, से sir. इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो यहाँ मिल जाएगा एलएचएस में हमें मिलेगा एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन, है कि नहीं? और देखिए सब्ट्रैक्ट होने पे क्या होते हैं, सारे साइन नेगेटिव हो जाते हैं नीचे वाले के। तो ए आर से ए आर Yes. ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे। ये ए आर टू द पावर एन भी इसके पहले ए आर टू द पावर एन आया रहा होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 कैंसिल होगा, इसके पहले ए आर टू द पावर एन माइनस 1 रहा होगा, तो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला बचा रहेगा माइनस साइन के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बचेगी कितनी, ए, और यहाँ बच जाएगा माइनस में ए आर टू द पावर एन। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से मैं एस एन कॉमन लूंगा तो बच जाएगा 1 माइनस आर, और यहाँ पे हमारे पास होगा ए कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर एन। ठीक है, जहाँ से फिर एस एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. Sir. No, sir. अच्छा, इसमें क्या है कि आर हमारा 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ये कंडीशन में जानी होगी, वेयर आर कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि आर अगर 1 के इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना? और एक फॉर्मूला में अगर दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हो सकता है Yes. कि ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1।
ठीक है, जब ये कब होगा, अब देखो इसमें दो फॉर्मूले हमारे पास बनकर के आ रहे हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हमें यूज करना होगा कब, ये हमारा यूज करना होगा जब आर हमारा 1 से छोटा हो। जब आर हमारा 1 से छोटा होगा तो ये लगेगा, और जब आर इज ग्रेटर देन 1 हो तो ये लगेगा। लेकिन ये सब खाली एनसीईआरटी की खुरापात है। मैं आपको सीधे बताऊं, आप कोई भी एक फॉर्मूला किसी में भी लगा लो, आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि दोनों में माइनस कॉमन लेने के बाद कैंसिल होते हैं। देखा जाए तो एक ही फॉर्मूले भी है, बस खाली आपको बताया गया है कि यहाँ पे आर छोटा हो 1 से, तो हम ताकि यहाँ से आंसर हमारा निगेटिव ना आए, आर नीचे रहे, है ना, तो इसको लगाएं। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको याद Yes, कोई sir. एक ही करना है, और आपको मेन फॉर्मूला ये वाला याद करना, सेकंड वाला ये याद रखो, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो आप एट लास्ट वहीं पहुंच जाओगे जहाँ आपको पहुंचना है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सर इसका प्रूफ आता है? नहीं प्रूफ नहीं आता, इसका प्रूफ नहीं आएगा, आपको समझने के लिए मैं बताया हूं ना, हाउ मत आए तो आप पहले सब कहाँ से ले आके फॉर्मूला प्रकट कर दिए आप डायरेक्ट, है ना। Yes, sir. देखो एक चीज और करते हैं इसमें, एक रिलेशन आपको और बताते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये पढ़ा ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख Yes, sir. सकते हैं, ए Yes, माइनस sir. ए आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। Yes, sir. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए आर टू द पावर एन माइनस 1 और इंटू आर, एक आर से मैंने यहाँ -1 कर दिया, एक आर को बाहर खींच दिया, और अपॉन में 1 माइनस आर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? सोचो, आर अंदर जाएगा तो आर और वही तो बना देगा, फिर से एन बना देगा, जो यहाँ पे है। और ये फॉर्मूला किसका है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, ये nth टर्म का लास्ट टर्म का फॉर्मूला है ना। तो अगर हम लास्ट टर्म को एल से डिनोट करें जीपी में, तो हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर, लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना, वेयर एल इज लास्ट टर्म ऑफ जीपी। बोलो, जैसे हम लोगों ने वहां पढ़ा था एस एन का फॉर्मूले में, ईपी में, आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, n/2 और a प्लस एल पढ़ा था ना। उसी तरह Yes, से sir. अगर Yes, sir. लास्ट टर्म के फॉर्म में हमें जीपी का फॉर्मूला निकालना है, तो मैंने वही बनाया है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज गिवन एंड कॉमन रेशियो इज गिवन, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द सम ऑफ द सीरीज, है ना। क्या फॉर्मूला बना, एस एन इज इक्वल टू ए सर माइनस यहाँ एल से आर। नहीं समझ आया। यहाँ से बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए एल का एक आर यहाँ से निकाल लिया, इसको n-1 लिख दिया, आर को बाहर लिख दिया। बात तो वही है, आर से मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपका n बन जाएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट करके एक बना लिया है, ये जनरल फॉर्म बनाया था कि एल को रिप्लेस कर सके। आई बात समझ में? अरे इसी Yes, ए sir. आर के पावर n में आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, आर का जो डिवाइड वाला पार्ट है वो तो यहाँ जाके माइनस बन जाएगा ना, ए आर टू द पावर -1 और मल्टीप्लाई वाला पड़ा रहेगा, वही किया मैंने। आई बात Yes, समझ में? sir. तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे भी आप दो फॉर्मूला देख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एल आर माइनस ए अपॉन आर -1, माइनस कॉमन ले लिया। फिर इसके लिए आप समझ सकते थे कि ये कौन सा फॉर्मूला है जब आर इज लेस देन 1 हो, और ये जब फॉर्मूला आर इज ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन देखा जाए तो दोनों सेम फॉर्मूले हैं, है ना। क्लियर हुई बात? Yes, sir. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, रिलेशनशिप बिटवीन द एपी एंड जीपी, है ना, और एक सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, लेकिन वो हम लोग अभी आपकी एनसीईआरटी मुझे लगता नहीं है कि वो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला आप में है ना। तो आप में जितना सिलेबस में उतने की बात कर रहा हूँ, सम ऑफ इनफाइनाइट की बात मैं नहीं करूंगा। रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड जीपी की बात करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे उससे पहले। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो जैसे हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, उसी तरह से ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर हमारे पास ए और बी कोई दो टर्म दिए गए हैं और इसका हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो हम लोग इसके ज्योमेट्रिक मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट ए बी। बात समझ में आ रही है? बोलो, Yes, sir. समझ में आ Yes, रही है sir. ना?
ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी होगा। जैसे वहां पर a प्लस बी बाई 2 हुआ करता था, वैसे यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, रूट ए बी होगा। ठीक है, अब इस रूट ए बी से हम लोग निकालते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन में कैसे हम नंबर ऑफ टर्म इंसर्ट कर सकते हैं ए और बी के बीच में। अगर हमें n नंबर ऑफ टर्म इंसर्ट करने हो, G1, G2, G3, G4, n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हो, Gn, तो कैसे इंसर्ट करेंगे। तो फिर वही फंडा जैसे हम लोग ने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया था, तो हम लोग बी निकालेंगे। बी क्या फॉर्मूला कैसे बनेगा, बी हमारे सीरीज का देखो यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म हम लोग ने कितने इंसर्ट करने हैं, n, और टोटल मिलाकर टर्म कितने हो गए, n+2, हुए कि नहीं हुए। Yes. तो अगर हम लोग b की वैल्यू निकालें तो b हमारा कैसा बनेगा, a r टू द पावर n-1 होता है, तो n+2-1 जब बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ओवरऑल ये बन जाएगा a r टू द पावर n+1। क्लियर है बात, ये किसकी वैल्यू आई, b की। तो इसको हम लोग No, ऐसे भी sir. लिख सकते हैं। अरे क्या नो सर, तुम्हारा तो प्रोसेसर स्लो है बिल्कुल। हाँ, 1 सेकंड में है नो सर। n+2 नंबर ऑफ टर्म अगर हमारे पास है और n टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a r टू द पावर n-1, तो n की प्लेस पर n+2 ही तो रखेंगे, n+2-1, और n+2-1 की वैल्यू n+1 ही तो आएगी। Yes, sir. अब ये a को इधर लाए हम लोग तो b बाई ए हो गया, और इज इक्वल टू यहाँ बचा r टू द पावर n+1। क्लियर है, और यहाँ से अगर हम लोग r की वैल्यू निकालें, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बाई ए होल टू द पावर 1/n+1। हुआ कि नहीं। Yes, sir. तो अब हमें n Yes, नंबर ऑफ sir. टर्म इंसर्ट करने हैं, तो हम देखते हैं कैसे कैसे सबकी वैल्यू क्या क्या आएगी। तो फर्स्ट टर्म हमारा a था, तो g1 की वैल्यू कितनी होगी, g1 की वैल्यू हो जाएगी ar, यही तो होगी, और इसकी वैल्यू ar की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू r की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है b बाई ए, और उसकी पावर n+1। इसी तरह g2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a और b बाई ए स्क्वायर है, तो अपॉन में पावर 2/n+1। g3 की वैल्यू क्या होगी, ए आर क्यूब है, तो हम लोग लिख सकते हैं a b बाई ए टू द पावर 3/n+1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये बढ़ती जा रही 1 2 3, जैसे नंबर ऑफ टर्म G1 G2 G3 में खाली पावर पे यहाँ पे 1 2 3 4 होता चला जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग n नंबर ऑफ टर्म इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। Yes, sir. चलिए Yes, इस पे sir. एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है। कह रहा है इंसर्ट 3 नंबर बिटवीन 1 to 25, 1 to 56, 1 और 256 के बीच में हमें 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, G1, G2 और G3। तो हम लोगों ने अभी G1 का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है AR, और AR का फॉर्मूला पढ़ा कि AR की वैल्यू क्या होती है, B बाई ए और पावर 1/n+1। यही तो पढ़ा अभी, याद है। Yes, Yes, sir. sir. तो अब हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए है, बी की वैल्यू हमारे पास 256 है, और अपॉन ए की वैल्यू 1 ही है, 1/n+1। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3, एन की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ टर्म में 3 इंसर्ट करे थे, 10+1 कितना हो गया, 4। अब 256 की पावर 1/4 तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात। Yes, sir. या तो Yes, बहुत आसान sir. तरीका और भी था हमारे पास, हम सीधे पहले आर ही निकाल लेते। अगर आर निकालते है ना, तो आर निकालने पे हमें क्या मिल जाता, बी बाई ए टू द पावर n+1, मतलब 256 टू द पावर 1/4, और जिसकी वैल्यू आती 4। तो हम लोगों ने ए आर निकाल लिया, फिर ए आर स्क्वायर निकालते तो कितना होता, 1 इंटू 4 का स्क्वायर, और ये आता 16। फिर आता ए आर क्यूब जो कि हमारा G2 था, और ये हमारा G3 था। ए आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 4 की क्यूब, कितना आएगा 64। तो ये हमारे तीनों आंसर हो गए, G1 G2 G3। क्लियर हुई बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। किसी और को कोई समस्या अब तक में। No, sir. No, sir.
सचिन एंड श्वेता समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सब क्लास छोड़ के भाग गए, बचे 4 खाली। बस एक दिन और, यस सर, समझ में आ रहा है। एक दिन और वास्ता है खाली, आज भर और कल भर का वेट हमें और है। स्कूल खुल जाए बस, ये ऑनलाइन क्लास बंद हो जाए बस, फिर सबकी खबर हम ले लेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये लास्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर किसी के अर्थमेटिक मीन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए और बी के अर्थमेटिक मीन को, तो हम लोग बोलते हैं उसको ए प्लस बी बाई 2। और जबकि अगर हम लोग जी से ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट करते हैं तो उसे बोलते हैं रूट ए बी। इतनी बात क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अगर हम लोग अब इस इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लें, इसको 2 सपोज कर लें, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें हम लोग अगर ए माइनस जी का, तो क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू है ए प्लस बी बाई 2 और माइनस रूट ए बी, है ना? इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। सही है? बोलो। Yes, sir. यस सर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर और माइनस 2 रूट ए रूट बी अपॉन 2। ये बन जाएगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। और ये है क्या? ए एम माइनस जी एम। और ये एक अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं? क्योंकि देखो होल स्क्वायर लगा है तो ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, नीचे 2 है तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब अर्थमेटिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस कैसा है? पॉजिटिव है। Yes, sir. तो हम लोग कह सकते हैं कि आगे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रही होगी और ये मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी रही होगी और ये वाली क्वांटिटी छोटी रही होगी, ऐसा कह सकते हैं ना? तो यहाँ से एक रिलेशन मिलता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है ना? तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में, कि दो नंबर का अर्थमेटिक मीन हमेशा इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होगा। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। और इस चैप्टर की ज्योमेट्रिक मीन पार्ट की पूरी थ्योरी खत्म होती है, अब आपको क्वेश्चन लगाना है और पूछना है। ठीक है? Yes, इनको sir. कोई थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही होगी वो एक बार फिर से वीडियो देख लेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।